सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। जितना भी हमने अभी तक केस देखा उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था फ्लैट सरफेस से। जैसे हमने रियल एंड अपरेंट डेप्थ की बात की तो वहाँ पे जो था वाटर का सरफेस वो क्या था, फ्लैट था। ग्लास स्लैब की बात करी तो वहाँ भी क्या था, फ्लैट था। लेकिन अब जो बात करेंगे हम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे। अब आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है, इधर मीडियम कुछ और है, इधर मीडियम कुछ और है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो हमने ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी इमेज कहीं और फॉर्म होगी, और जो इमेज फॉर्म होगी उसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही आज फार्मूला हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे, जो कि है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसे हम चलिए प्रूव करते हैं। देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है स्फेरिकल सरफेस के सामने वो कहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। लेट सपोज दैट ये है हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस है। अब स्फेरिकल सरफेस में कहीं पे पोल होगा यहाँ पे मिड में, और जब पोल होगा तो उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से पोल से एक ऑप्टिकल एक्सिस पास करेगी जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब जितना भी हमने मिरर केस में एजम्पशन देखा था, जैसे कि एजम्पशन मीन्स हमने जो रूल्स पढ़े थे कि अगर कोई भी हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, और पोल से करेंगे जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगी पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होगी तो वो होगी निगेटिव। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। तो लेट सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पे, और इसकी डिस्टेंस है पोल से यू है इसकी डिस्टेंस, और ये मीडियम एयर है सपोज दैट, या फिर कोई भी मीडियम है तो इसका मीडियम क्या होगा, μ1 होगा, और ये डेंसर मीडियम है μ2। अब यहाँ से एक रे जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट होते हैं जितने भी नॉर्मल होते हैं। और यहाँ से ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। तो ये बेंड करके कुछ इस तरह से बनाएगी। यहाँ पे सपोज दैट इसने आई इमेज फॉर्म किया यहाँ पे। अब आप कहेंगे हमारे पास इमेज की इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 रे की ज़रूरत है एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप कहेंगे दूसरी रेज कहाँ है, दूसरी ये देखिए यहाँ पे है, जो कि अलॉन्ग P के जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होते हुए यहाँ पे आएगी। अब आप कहेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसके साथ, तो एक केस देखिए ये क्या है, जो भी लाइट रे नॉर्मल पे जाती है मीन्स 0 डिग्री बनाती है नॉर्मल से, वो क्या करती है एज इट इज़ सेम पाथ पे चली जाती है दूसरे मीडियम में भी। अगर ये μ1 है और ये है μ2 तो वो सेम पाथ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। जब नॉर्मल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये पास आउट हो जाएगी। ये यहाँ पे लेट सपोज दैट एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ये है बीटा हमारे पास एंगल, और ये है गामा। ये है हमारे पास θ2, जो रिफ्रैक्टेड एंगल हमने मांगना वो है θ2, और यहाँ पे θ1 हम इंसिडेंट एंगल को मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है हम इसे मान लेते हैं M पॉइंट। अब M से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि है P' पे आएगी, और इसकी हाइट जो है वो H के इक्वल है, तो इसे हम कर देते हैं जो H के इक्वल है MP' की हाइट। अब यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ से हम θ1 और θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मींस इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल, और यहाँ पे हम 2 चीज़ें भूल गए हैं। यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो क्या होता है ये डिस्टेंस हो जाएगी r के इक्वल, और जो इमेज बन रहा है यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो पोल से मेजर करेंगे तो वो v के इक्वल आएगी इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो होगा हमारे पास केस है ट्राइंगल OMC की बात करें तो ये ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। मीन्स यहाँ पे जो θ1 है वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं θ2 किस में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम ट्राइंगल CMI की बात करेंगे।
CMI का हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से है CMI, और यहाँ पे है हमारे पास बीटा एंगल, यह है θ2 और यह है गामा। जब गामा है तो ये बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स बीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस गामा, सॉरी प्लस गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, θ2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या है, एजम्पशन हमारा क्या था, सारी रेज यहाँ पे क्या होंगी, पैरा एक्सियल होंगी, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल। एजम्पशन हम लिख लेते हैं, एजम्पशन ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल। जब सारी रेज पैरा एक्सियल होती हैं तो क्या होता है, जो सारे एंगल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं, उस केस में स्मॉल रहते हैं, और ये जो P डैश है वो P के पास में आ जाता है, मीन्स ये बहुत ही, जो इसका कर्व है यहाँ पे वो बहुत ही स्मॉल होता है, वो इसके इक्वल होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास P डैश P हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा θ1 एंड θ2 आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल। और बात करते हैं यहीं पे थर्ड एंगल, थर्ड की, तो वो हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, ये भी बहुत छोटे होंगे, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं इधर। अब बात करते हैं हम tan अल्फ़ा की। यहाँ से मैं tan अल्फ़ा, हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है कि जो क्या हो सके, कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ कॉमन हो, तभी तो हम क्या करेंगे, रिलेशन लास्ट में फाइंड आउट कर लेंगे। हमें जिसमें क्या हो, यू आए और वी आए, आर आए, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल MP-O की, तो यहाँ पे जो tan अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर H के इक्वल है, और जो बेस है हमारे पास वो है U के इक्वल, और U है जो हम पोल से मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह tan बीटा की बात करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, तो ये वाला ट्राइंगल होगा, जब ये ट्राइंगल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा H परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस किसके इक्वल है, R के इक्वल है। tan गामा की बात करते हैं हम इसी तरह, तो tan गामा ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो H है ये जो परपेंडिकुलर है H के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, V के इक्वल है। V पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है हम मेज़र कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं। अब आपको पता है जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जैसे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाता है, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, मीन्स यहाँ पे जब हमने बात की अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत छोटे हैं तो tan अल्फ़ा ऑलमोस्ट अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बीटा इस सिमिलर वे में, और सिमिलर वे में इसको गामा लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गए 3 इक्वेशंस, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं स्नेल्स लॉ कहता है μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, सॉरी साइन R अपॉन साइन I, साइन R अपॉन साइन I होगा। तो साइन R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है θ2, तो इसे हम लिख सकते हैं θ2, और साइन I की वैल्यू है θ1, सॉरी I की वैल्यू है θ1, तो यहाँ पे हम θ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2, μ2
साइन थीटा 2। अब हमें पता है थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, मीन्स साइन थीटा 1 जो थीटा 1 है वो थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि साइन थीटा होता है, अगर थीटा एंगल बहुत छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन करो, फिर इसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है अभी यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल, थीटा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल। सो तो इसमें केस में क्या होगा, साइन थीटा 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं μ1 थीटा 1, μ1 साइन थीटा 1 थीटा 1 के इक्वल हो गया, तो μ1 थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 थीटा 2। अब यहाँ से जो हमने इक्वेशन 3 इक्वेशन लिखे थे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, वहाँ पे h माइनस यू के इक्वल था। तो यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू थीटा 1 की थीटा 1 की वैल्यू थी हमारे पास, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमने जो पहला इक्वेशन लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ2 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे थीटा 2 की बात कर रहे हैं तो वो था बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा। यहाँ से अब जो हमने थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखी है उसको पुट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे थी हमारे पास h अपान माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू थी h अपान आर इज इक्वल टू μ2, बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू है हमारे पास h बाई आर, माइनस गामा की वैल्यू थी हमारे पास h बाई वी। तो इतनी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अब h को कॉमन लेंगे, यहाँ से h कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी h कॉमन हो सकता है, मीन्स h क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा μ1 माइनस यू, सॉरी म्यू नहीं होगा यू होगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, प्लस μ1 अपान आर इज इक्वल टू μ2 अपान आर माइनस μ2 अपान वी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आर वाला पोर्शन है एक साइड ले जाते हैं, मीन्स इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा μ2 आर बाई μ1 आर, सॉरी इसे इस साइड लाएंगे तो μ1 माइनस यू, और ये है माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो μ2 अपान वी इज इक्वल टू μ2 आर बाई μ1 आर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। हमने क्या किया, यहाँ पे जो आर वाला पोर्शन था उसे एक साइड ले गए और इसको एक साइड लाएंगे, तो μ2 माइनस वी जो था, माइनस μ2 बाई वी था, वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वही हो गया μ2 बाई वी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, μ1 अब माइनस यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान आर। दिस इज़ द इक्वेशन। लेकिन हमने अभी देखा था, तो अब इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने पे कोई भी इसमें इसके रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो ये हमारे पास यहाँ से फार्मूला आ गया। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी, अगर हमारे पास 3 चीज़ें दी हैं तो हम चौथी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमारे पास μ2 μ1 वी और u, हम v या u दिया है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आज एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बबल्स वाले भी न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये जो वैल्यू है यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रही है, तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे μ2v
माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखने से पहले देखते हैं कि अगर सपोज दैट हमने अभी रेयरर से डेंसर मीडियम की बात की, लेकिन यहीं पे अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही होगी तब भी वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो इस केस में क्या फार्मूला यही रहेगा? तो फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। हमने क्या किया था यहाँ पे, ओल्ड डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम ओल्ड डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। हमने सारे डिस्टेंस क्या किए थे, पोल से मेजर किए थे, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और नेक्स्ट वन था हमारे पास जो इसमें μ2 की वैल्यू होगी, मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम होगी वो हमेशा उसकी होगी जिसमें लाइट जा रही होगी, मीन्स लाइट गोइंग इन। जिस मीडियम में लाइट जा रही होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, और जिसमें लाइट आ रही होगी उसे हम कहेंगे μ1। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम लेट सपोज दैट हमने डेंसर से रेयर मीडियम की बात की, तो वहाँ पे जो μ1 हो जाएगा वो डेंसर मीडियम का हो जाएगा और μ2 हो जाएगा रेयर मीडियम का। और जब रेयर से डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा μ2 डेंसर मीडियम का और μ1 हो जाएगा रेयर मीडियम का। तो अगर ये आप बातें याद रखते हैं तो ये फार्मूला आपको हमेशा एप्लीकेबल लगेगा और आप हमेशा इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट जिसमें से आ रही होगी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ1 होगा, और जिसमें लाइट रेज जा रही होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम जो लेंगे वो μ2 लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल और एयर है फर्स्ट मीडियम μ1, और जो ग्लास है मीडियम सेकेंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो ये स्पेरिकल सरफेस है इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इधर, क्योंकि और लाइट रेज जो जाएंगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये उसकी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगी, कुछ इस तरह से जाएगी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फार्मूले में रखते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 की वैल्यू है हमारे पास जिसमें लाइट जा रही है, तो लाइट जा रही है ग्लास में, तो ग्लास के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 बाई v माइनस μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है पोल से अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -30 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू है 1.5 माइनस 1/10, r की वैल्यू है 10, तो 1.5 बाई v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30 इज इक्वल टू 0.5 बाई 10। अब यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 × 10 20 मीन्स 1/20 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 1.5v इज इक्वल टू 1/20, और ये प्लस था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/30। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 और 30 का 60 आएगा एलसीएम 1.5 बाई v। जैसे कि आपको एलसीएम यहाँ पे 2 और 3 का लेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक 0 बढ़ा है, मीन्स 20 और 30 का लेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 60। एलसीएम जो लेंगे हमेशा 60 लेंगे यहाँ पे, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 × 10 3 × 10, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, 3 × 6 और 10 कॉमन है तो × 10 इज इक्वल टू 60, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60। 20 की बात करें तो 20 3 × 60 3 माइनस 30 2 × 60 3 माइनस 2, तो 1.5 बाई v इज इक्वल टू 3/2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आएगी, हमारे v इस साइड जाएगा और 60 इस साइड आएगा, तो 1.5 × 60 इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15 6 90, और यहाँ पे 0.1 डेसिमल प्लेस पे लगेगा तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। और ये पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स हमारे पास जो होगी रेज एक्चुअली में मीट करेंगी, तो ये जो इमेज
फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें केस देखेंगे, एक बबल का केस भी। जैसे बबल है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई है सपोज दैट यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया तो यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा। जब डबल रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, उसे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फार्मूला यही यूज़ होगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।